मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स है, जिससे आप लोगों को इनकम टैक्स रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इस वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा जो इनकम टैक्स के बारे में जानना चाहता है, वेदर फॉर एकेडमिक पर्पस और फॉर सम बेसिक नॉलेज पर्पस। सो ये वीडियो होपफुली ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगे। विद दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो मेरा पहला जो स्लाइड है इसमें मैं आज डिस्कस करूंगा डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है। जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, हम लोग टैक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए समझते हैं ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है। अगर डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या टाइप्स ऑफ टैक्सेस आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या फॉर्म ऑफ टैक्सेस आते हैं। चलिए डायरेक्ट टैक्स, अगर हम लोग डायरेक्ट, जैसे हम लोग नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे डायरेक्ट मतलब यहाँ में विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल पर्सन, कोई भी एक थर्ड पार्टी के बिना इन्वॉल्वमेंट भी ये टैक्स हम लोग पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। सो इस फॉर्म ऑफ टैक्सेस में गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट किया जाता है बाय द एसएससी। सो ये एक टेक्निकल टर्म है, जैसे कि एसएससी। एसएससी कौन होता है? एसएससी वो लोग होता है जो लोग टैक्स लायबिलिटी पेमेंट के लिए लायबल है। दोज पर्सन लायबल टू पे टैक्स, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं एसएससी। एसएससी मतलब जिन लोगों को टैक्स देना होता है। सो ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, हम लोग अपना टैक्स का जो बर्डन है किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। सो इट्स कैन द बर्डन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्ट टू द थर्ड पार्टी। लेकिन उसी तरह देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ टैक्स, और एक अलग फॉर्म ऑफ टैक्स है इसका ऑपोजिट, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग, डायरेक्ट टैक्स का टोटली ऑपोजिट है। इनडायरेक्ट टैक्स में थ्रू हम लोग डिफरेंट थर्ड पार्टीज के थ्रू से हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। सो डायरेक्ट टैक्स हो गया आपका विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल पर्सन, और इनडायरेक्ट हो गया थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल पर्सन। जैसे कि मानिए आप एक कंज्यूमर है, आज आप एक कुछ चीज परचेज कर रहे हैं, तो आप जब कोई भी सामान खरीदेंगे दुकानदार से, तो उसमें आपके सामान के ऊपर टैक्सेस इंक्लूड होगा। लेकिन आप जो पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स किसको पेमेंट कर रहे हैं? आप पेमेंट कर रहे हैं रिटेलर को या तो होलसेलर को। तो होलसेलर आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेगा और जो टैक्स होगा वो आगे पार्टी को या आगे दूसरा पार्टी को ट्रांसफॉर्म करेगा, और नहीं तो गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अगर सामान रिटेलर से सामान लेते हैं तो रिटेलर भी किसी दूसरे से सामान लेता होगा। जैसे कि अपना होलसेलर से सामान ले लिया, होलसेलर भी मैन्युफैक्चरर से सामान लेता होगा। सो मैन्युफैक्चरर अल्टीमेट जाके टैक्स का भुगतान करता है। सो अल्टीमेटली ये टैक्स पेमेंट टैक्स पेयर ही करता है, लेकिन थ्रू डिफरेंट मीडियम, इसीलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या कैटेगरी, क्या क्या टाइप ऑफ टैक्सेस आते हैं। जैसे कि हम लोगों को अभी पता चला, जो डायरेक्ट टैक्स होता है डायरेक्टली टैक्स पेयर गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स पेयर थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है और थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को पेमेंट टैक्स करते हैं। सो यहाँ में अगर हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में समझते हैं, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होता है, ये इनकम टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स का एक हिस्सा है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है। जो भी टैक्स हम लोग यहाँ में मेंशन किए, जैसे कैपिटल गेन टैक्स भी होता है, प्रोफेशन टैक्स भी होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स होता है, रोड टैक्स भी होता है। सो ये सब टैक्सेस जितना भी है ये डायरेक्ट टैक्सेस कंसीडर किया गया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है टैक्स पेयर के लिए, जो टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। सो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेस में क्या होता है, जिसमें हम लोग जो टैक्स पेयर होता है वो थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है और थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेस में जैसे कि हम लोग का जीएसटी आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया। सो इसमें अलग अलग ये सब डिफरेंट कैटेगरी आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फॉर्म, जैसे कि जीएसटी आप लोगों को पता ही होगा, बहुत पॉपुलर ये टर्म है जीएसटी है आपका। तो इसमें जीएसटी में क्या होता है, बहुत पॉपुलर टर्म है जीएसटी में हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, गुड्स एंड सर्विस दोनों को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। पहले क्या होता था, गुड्स के लिए अलग अलग टैक्स होता था, सर्विसेज के लिए अलग अलग टैक्स होता था, लेकिन यहाँ में क्या स्पेशलिटी है, गुड्स और सर्विस को हम लोग एक साथ लेके आए, जो हम लोग इसको क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस
टैक्स बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम लोग का जो है तो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017 से। लेकिन इसका जो लाने का प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इंडिया में बहुत सारा स्टेट इसमें एग्री नहीं कर रहे थे। सो इसमें बहुत सारे इश्यूज आए, फिर भी एट लास्ट 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स हम लोग इस जीएसटी को अपना इंडिया में लागू कर पाए। जैसे कि उसके बाद हम लोग वैट भी था, कस्टम ड्यूटी भी था हम लोग के पास, और एक्साइज ड्यूटी। जैसे कि कस्टम ड्यूटी हम लोग बताया, अगर कोई भी सामान हम लोग फॉरेन कंट्री से लाते हैं इंडिया में, तो उसके लिए भी हम लोग को क्या देना पड़ता है, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और एक्साइज ड्यूटी होता है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कोई चीज हम लोग बनाते हैं, उस पर्पज में भी हम लोग क्या करते हैं, उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस यहाँ में इंक्लूड होता है, जो हम लोग यहाँ में इनडायरेक्ट फॉर्म में गवर्नमेंट को देते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज डायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी के इंट्रोडक्शन से पहले और बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस था, जैसे कि मानिए सेल टैक्स था, सो ये सब ऑक्ट्रॉय ड्यूटी था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, सर्विस टैक्स था, ये सबको एक साथ करके अभी जीएसटी बनाया गया। चलिए इसके बारे में हम लोग और दूसरे स्लाइड में भी दूसरा प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग का फोकस इनकम टैक्स पे होगा। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इनकम टैक्स के बारे में। सो हम लोग का जो टॉपिक है आज का इनकम टैक्स, तो ये इनकम टैक्स हम लोग का बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसके लिए? इनकम टैक्स हम लोग का एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेस है, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसमें इनकम टैक्स एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो ऑपरेशन है, ये डिपेंड करता है रेवेन्यू से, जो कलेक्शन होता है टैक्स पेयर का मनी। तो टैक्स पेयर का जो मनी होता है गवर्नमेंट का, एक है डायरेक्ट सोर्स से आता है और एक आता है इनडायरेक्ट सोर्स से। तो डायरेक्ट सोर्स में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है और मेजर सोर्सेस है, वो आता है इनकम टैक्स से और कॉर्पोरेट टैक्स से। और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले, गवर्नमेंट का क्या होता है, जो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो जीएसटी से होता है, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। चलिए डायरेक्ट टैक्स में अभी हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। ये जो इनकम टैक्स है 1961 से इंट्रोड्यूस एक्ट के तहत इसको लाया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ये एक फॉर्मली हम लोग एक टैक्स सिस्टम इंडिया में लागू किए। जो ये जो एक्ट आया 1961 से, इनकम टैक्स एक्ट आया 1961, लेकिन ये इंप्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 1962 से। तो इसमें याद रखने वाला चीज ये है, आज जो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इनकम टैक्स 1961 से एक्ट पास हुआ, और उसके बाद 1962 1 अप्रैल से इसको लागू किया जाए, इंप्लीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम हो गया। सो इसमें हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं, जो टैक्स दो गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो इनकम टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। सो यहाँ में हम लोग का जो टैक्स वगैरह, जो रेट्स वगैरह होते हैं, कितना स्लैब टैक्स रेट होता है, ये सब हम लोग आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे डिटेल। तो एक चीज अभी आप लोग याद रखिए, जो टैक्स का जो रेट होता है हर साल सेम नहीं भी हो सकता है। हर साल पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट होता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सो फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करता है, और उसमें हम लोग कोई चेंजेस वगैरह होगा, कोई स्लैब वगैरह चेंजेस, कोई रेट वगैरह अगर चेंजेस है, वो फाइनेंस बिल के रूप में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और कोई भी चेंजेस हो टैक्स में, टैक्स का रेट में, स्लैब में, प्रोविजन में, उसको एज ए फाइनेंस बिल हम लोग पार्लियामेंट में फाइनेंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं बजट में, इन द बजट सेशन में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट हाउस। और उसके बाद ये जो फाइनेंस बिल है उसको हम लोग अप्रूव करने के बाद, सभी का अप्रूवल के बाद, इसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए इसको इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है एज ए इन द इनकम टैक्स एक्ट। सो इनकम टैक्स एक्ट में इसमें इंट्रोड्यूस इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है, और वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से लागू किया जाता है। तो अभी असेसमेंट ईयर क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, असेसमेंट ईयर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ टर्म डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिलेटेड, जैसे कि हो गया पर्सन। ये जो पर्सन टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक टर्म्स है। जैसे कि नॉर्मल अगर हम लोग पर्सन के बारे में बोलते हैं, पर्सन होता है ह्यूमन बीइंग। अगर जब हम लोग एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसका जो डिफाइंड बोलते मीनिंग क्या होता है, तो इसमें हम बहुत सारा कैटेगरीज को, हम लोग एंटिटी को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि इंडिविजुअल आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है, कंपनी भी आ सकता है, फर्म भी आ सकता है,
AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, मानो जैसे गुवाहाटी के लिए GMC है, जैसे उसी तरह हर सिटी में अपना अपना लोकल अथॉरिटी होता है, तो उसी हिसाब से सब अथॉरिटीज, सब इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, तो ये सब क्या होता है, ये हम लोग एज ए पर्सन कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि एज पर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर कोई किसी को टैक्स देना होता है और हर कोई एक पर्सन के हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं। चलिए, ये जो सेक्शन है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया, और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के तहत ये इंट्रोड्यूस किया गया हुआ है, और इसका जो पर्सन का जो डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, इसमें असेसमेंट ईयर के बारे में कुछ बोला गया हुआ है। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो कंसेप्ट है, ये हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, जो असेसमेंट है, द वर्ड असेसमेंट मींस जब टैक्स पेयर कोई भी पेमेंट करता है, टैक्स का जो भुगतान करता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स फाइलिंग, और जिसको हम लोग बोलते हैं ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। जैसे कि हर कोई रिटर्न फाइल कर सकता है, वेदर वो लायबल हो या ना हो, तो हर टैक्स, जिसको टैक्स देना है या नहीं भी देना है, वो भी आदमी ITR फाइल कर सकता है। जब ITR फाइल होता है, उस ITR फाइलिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट उसको एसेस करता है, वैल्यूएशन करता है कि सही से जो इंडिविजुअल्स है या कंपनी है, वो लोग अपना टैक्स, अपना कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ठीक से किए कि नहीं। उसको वेरीफाई करने के लिए असेसमेंट ईयर इसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक साल का जो पीरियड होता है नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं, जिसको यहाँ पे एज पर आप देख सकते हैं, इनकम अर्न बोल के मेंशन मैंने किया है। इनकम अर्न का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, जिस साल में हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं। जैसे कि मानिए, अगर मैं इनकम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक करता हूँ, ये हो गया सपोज, एज पर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, फॉर द एग्जाम्पल कंसिडरिंग द करेंट सेशन, अगर हम लोग करेंट सिनेरियो जो है अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, ये जो पीरियड है, इसको हम लोग एज ए अर्निंग सेशन, इनकम अर्न सेशन कंसीडर करते हैं। और इसका जो सेशन है इनकम अर्न सेशन, इसको हम लोग जो अर्न इनकम जितना भी अर्न किए कोई भी हेड से हो, इसका जो भुगतान होगा, टैक्स का जो पेमेंट होगा, ये नेक्स्ट ईयर में होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे असेसमेंट ईयर। सो हम लोग इनकम अर्न होने के बाद नेक्स्ट ईयर जो होता है, टोटल 12 मंथ पीरियड फ्रॉम डे 1 अप्रैल से लेके 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, ये जो इसका जो पीरियड होगा एक साल का, ये एक साल का पीरियड को हम लोग असेसमेंट ईयर कंसीडर करेंगे। सो आप लोगों को समझ में आया होगा, जो इनकम अर्न पीरियड होता है, जिस साल हम लोग अर्निंग करते हैं, उस साल को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल हम लोग टैक्स का भुगतान करते हैं और टैक्स पेमेंट करता है या गवर्नमेंट उसको एसेस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। सो होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा और कंसेप्ट क्लियर होगा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में। और जो प्रीवियस ईयर है, सो ये प्रीवियस ईयर हम लोग का क्या है, ये प्रीवियस ईयर हम लोग का होगा आपका, जो प्रीवियस ईयर है हम लोग का, ये प्रीवियस ईयर होगा इनकम अर्न पीरियड, जैसे कि, और ये जो सेक्शन है इसका, ये सेक्शन 3 के तहत है, और जो असेसमेंट ईयर का जो सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के तहत, और ये जो प्रीवियस ईयर है सेक्शन 3 सबसेक्शन, इसमें कुछ नहीं है। सेक्शन 3 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया हुआ। जो टर्म है प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर होता है, मतलब असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग वाला पीरियड। जैसे हो गया, अगर मानिए 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का जो पीरियड है, उसको अगर हम लोग असेसमेंट मानते हैं, तो प्रीवियस ईयर होगा तो आपका 2021, मतलब 20 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, ये जो पीरियड है आपका प्रीवियस ईयर कंसीडर किया जाएगा, जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर को इनकम अर्न ईयर भी बोलते हैं। सो प्रीवियस ईयर हो गया आपका प्रीसीडिंग ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर, तो जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं, और जिस पीरियड को हम लोग ऑलवेज 12 मंथ नहीं भी हो सकते, कभी कभी 12 मंथ से कम भी हो सकता है। जैसे कि मानिए अगर आप नया से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या न्यू जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से, सपोज इन द मंथ ऑफ नवंबर आप बिजनेस
या जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, उस टाइम आपका जो इनकम अर्निंग पीरियड होगा और नवंबर से स्टार्ट होगा, वो तो अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर 12 मंथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो होप आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स के बारे में समझ में आया होगा। मैं आगे का और भी वीडियोस बनाऊंगा अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इनकम टैक्स से रिलेटेड। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोगों को बेनिफिट पहुंचे। अगर आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।